हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू सिविल स्टैप हिमाचल। तो जो हमारी सीरीज़ ऑलरेडी एचपीएस एनटी और अलाइड के लिए इंग्लिश लैंग्वेज की चल रही है, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हम वर्ब्स की बात कर रहे थे कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करने के तरीके हम देख रहे थे, डिफरेंट मेथड्स हम देख रहे थे कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो सभी एरियाज़ हम डिस्कस करते हुए हमने कुछ ऑलरेडी पहले भी कुछ एरियाज़ जो है वो डिस्कस करे हैं कि क्वेश्चन आपके कहाँ से बन सकते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस को, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज एक न्यूज़ फेयर न्यू एरिया जहाँ से आपको वर्ब्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसको आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि जितने भी एरिया से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो सारे ही एरियाज़ हम डिस्कस कर लें। क्लियर? तो यही है हमारा मकसद कि इंग्लिश लैंग्वेज के जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं वो सारे ही क्वेश्चंस हम क्या कर लें, डिस्कस कर लें। वो सारे ही टाइप्स जो है हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आउट ऑफ द 4 गिवन ऑल्टरनेटिव्स। तो इसमें आपके पास जैसे कि आप फर्स्ट जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं, कमल माइट हैव लॉस्ट द बैग इफ़ ही डैश अलर्ट। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, ठीक, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो ये भी कुछ उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके जो लिए गए हैं वो आपके कंडीशनल सेंटेंसेस से उठाए गए हैं। मतलब ये जो जितने भी हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, इनमें राइट फॉर्म ऑफ वर्ब आप तभी पिक कर पाओगे जब आपको कंडीशनल सेंटेंसेस की एक अच्छी नॉलेज होगी। कंडीशनल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स को लेके अगर आप अवेयर हैं तभी आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे। समझ रहे हो बात? ठीक, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि कंडीशनल सेंटेंसेस को समझ लिया जाए, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप ऑप्शन देख पा रहे हैं कि कमल माइट हैव लॉस्ट द बैग इफ़ ही डैश अलर्ट। अब ऑप्शन हैं वर नॉट, हैड नॉट बीन, वॉज नॉट। तो इनमें से कुछ जब इस तरह के आपको क्वेश्चंस बनते हैं तो थोड़ा उनको हाई लेवल के क्वेश्चंस में कंसिडर कर लिया जाता है, और बच्चे ऐसे ऑप्शंस देख के घबरा भी जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो हम वहाँ पर चूज़ करें। ठीक, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। आज के सेशन में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि अगर ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे तो आपने किस तरह से उन क्वेश्चंस को टैकल करना है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते। ठीक, ये आपके लिए खुशखबरी है कि वो क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, वो क्वेश्चंस आसान ही होते हैं। बस क्या है कि हमें कंडीशनल सेंटेंसेस की नॉलेज ना होने की वजह से वो क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल लगना शुरू हो जाते हैं। देख, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे, नीचे बहुत भारी भरकम सी वर्ब्स यूज़ होती हुई दिखाई दे रही है कि रमन माइट, ठीक, कि रमन माइट, एक मिनट, कि रमन माइट, यहाँ पर है ये जो क्वेश्चन है, खैर ये क्वेश्चन गलत बना हुआ है। रमन डैश टू यू, ठीक, इफ़ ही डैश अ बर्ड। अब ऐसे जो क्वेश्चन है, देखिए ऑप्शंस है माइट हैव फ्लोन, माइट फ्लाई, माइट हैव फ्लोन। ठीक, तो ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं। अब ऐसी वर्ब्स देख के जनरली जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो एस्पिरेंट्स हैं, हमारे कैंडिडेट्स हैं, वो घबरा जाते हैं कि यार बड़ी मुश्किल सी वर्ब्स लग रही हैं, अब क्या करें। और स्पेशली वो लोग जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं और उनकी इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड थोड़ी कम है, ठीक, तो वो बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं कि अब क्या करें। तो वो क्या करते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो मतलब गेस वर्क खेलना शुरू कर देते हैं कि यार ये वाला सही लग रहा है। फिर बोल बोल के देखेंगे कि 4 ऑप्शन फिट कर करके देखेंगे कौन सा वाला सही लग रहा है, वो वहाँ पर क्लिक करके आ देंगे। तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना। हमें क्या करना है, हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट या फिर जिसको कह सकते हो करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। अब वो करेक्ट ऑप्शन कैसे चूज़ किया जाए, ये मैं सेशन में आपको समझाने वाला हूँ सारी बातें, कि जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसको आप कैसे पिक करेंगे अगर वो क्वेश्चन आपका कंडीशनल सेंटेंसेस से आता है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। तो सबसे पहले आपको समझने होंगे क्या कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या है। ठीक, तो कंडीशनल सेंटेंसेस की अगर बात की जाए तो कंडीशनल सेंटेंसेस कुछ इस तरह के सेंटेंसेस को, देखिए हमारे पास बहुत अलग अलग तरह के सेंटेंसेस या फिर टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो है हमें देखने को मिलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन हमें क्या करना है, हमें हर एक टाइप को समझते चलना है। उनमें से कंडीशनल सेंटेंसेस भी एक टाइप है। ठीक, अब जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस किस तरह के सेंटेंसेस को कहा जाएगा। देखिए ये तो अपने नाम से ही बता रहे हैं कि किस तरह के सेंटेंसेस ये होने चाहिए। मतलब कंडीशनल का मतलब क्या है कि शर्त से रिलेटेड होंगे ये। ठीक,
कंडीशन हमारी दो तरह की होती है, एक कंडीशन होती है हमारी परिस्थिति, अवस्था, है ना, या फिर स्टेट जिसको कह सकते हैं, और दूसरी हमारी जो कंडीशन है वो होती है शर्त। तो आज के इस सेशन में जो हम बात कर रहे हैं वो शर्त से रिलेटेड, जो आपके सेंटेंसेस यानी कि जो आपके वाक्य हैं उनकी बात की जा रही है। ठीक, तो ये वीडियो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, और उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं। ठीक, कमांड भी अच्छी है लैंग्वेज पर ग्रामेटिकल नॉलेज नहीं है, इस वजह से वो क्वेश्चन गलत करके आ सकते हैं। क्योंकि देखिए मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है कि उनकी स्पोकन अच्छी है, लेकिन जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो वो छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, और उनकी वजह से उनके क्वेश्चन जो हैं वो गलत हो जाते हैं। तो उस चीज़ से हमें बचना है, तो बचने के लिए हमें इन चीज़ों को समझना होगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारे जो कंडीशनल सेंटेंसेस है वो कितनी तरह के होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इन कंडीशंस को ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहूँ तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। 4 तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, क्लियर, जिसमें फर्स्ट इज ओपन कंडीशन, सेकंड इज सेमी क्लोज, थर्ड वन इज क्लोज्ड एंड फोर्थ वन इज साइंटिफिक फैक्ट्स। ये 4 तरह की कंडीशन जो है ये हमें देखने को मिलती हैं। अब जो आपकी और बुक्स हैं, ठीक है, उनमें इस तरह से इन कंडीशंस के नाम एक्सप्लेन नहीं किए होंगे। वो इस तरह से एक्सप्लेन किए होंगे उन्होंने कि जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, ठीक, इस तरह से एक्सप्लेन किए होंगे। तो सिर्फ नाम में फ़र्क है, कॉन्सेप्ट सेम ही होंगे। नाम में फ़र्क है, सिर्फ कॉन्सेप्ट जो है वो आपके सेम ही होंगे। तो इस करके समझे कि 4 तरह की कंडीशंस हैं। एक है ओपन कंडीशन, सेकंड वन इज सेमी क्लोज्ड, थर्ड वन इज क्लोज्ड एंड फोर्थ वन इज साइंटिफिक कंडीशंस। अब आपको ये कंडीशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी टेंसेस में बातें पढ़ ली है इसके रिगार्डिंग, लेकिन फिर भी मैं आपको एंड में एक बार समझा दूंगा कि साइंटिफिक कंडीशन होती क्या है, ये मैं आपको एक बार समझा दूंगा। ठीक, फिलहाल के लिए आप ये 3 कंडीशन से थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रखेंगे अपना, ओपन कंडीशन, सेमी क्लोज्ड एंड क्लोज कंडीशन, 3 पे। तो सबसे पहले बात की जाए तो ओपन कंडीशन किसको कहा जाता है। देखिए, ओपन कंडीशन एक ऐसी शर्त को कहा जाता है कि मैंने किसी फ्यूचर के एक्शन पे शर्त रख दी, फ्यूचर के एक्शन पे मैंने शर्त रख दी कि अगर फ्यूचर में ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगा, ठीक, या फिर अगर ऐसा हुआ तो फिर ऐसा हो जाएगा। मतलब बात किसकी की जाएगी, फ्यूचर की। अब फ्यूचर में अगर एक्शन की प्रोबेबिलिटी शो हो रही है, इस चीज़ को याद रखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे इस पॉइंट को। अगर फ्यूचर में किसी चीज़ की, किसी एक्शन की प्रोबेबिलिटी की बात की जा रही है, ठीक है, फ्यूचर में किसी एक्शन की प्रोबेबिलिटी की बात की जा रही है, तब क्या होगा, तब वो कंडीशन आपकी क्या बन जाएगी, ओपन कंडीशन। इनकी जो ओपन कंडीशन होगी ये क्या शो करेगी, ये शो करेगी प्रोबेबिलिटी को, यानी कि संभावना, ठीक, कि आने वाले समय में ये एक्शन हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, ठीक है, मैंने कहा कि अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की तो आप क्या हो जाओगे, आप एग्ज़ाम क्रैक कर दोगे। आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की तो आप एग्ज़ाम क्रैक कर दोगे, ठीक। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या रखी कि अगर आपने पढ़ाई की तो क्या हो जाएगा, आप एग्ज़ाम क्रैक कर दोगे। क्या इस एक्शन की प्रोबेबिलिटी है कोई? जी हाँ, बिल्कुल है इस एक्शन की प्रोबेबिलिटी। अगर अच्छे से पढ़ा स्टूडेंट तो वो एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है, प्रोबेबिलिटी है, बिल्कुल है। तो ऐसे एक्शंस, इसी तरह के जो एक्शंस हो गए आपके, ठीक है, जो क्या शो कर रहे होंगे, प्रोबेबिलिटी शो कर रहे होंगे, ठीक। ऐसे कोई भी एक्शंस या फिर ऐसे कोई भी सेंटेंसेस जिनमें कंडीशन रखी गई है सॉरी, तो ऐसे कोई भी एक्शंस जिनमें कंडीशन रखी गई है और वो कंडीशन जो है वो प्रोबेबिलिटी शो कर रही है, उसका जो रिजल्ट है वो प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि आपने ओवर ईटिंग की, मान लेते हैं कि आपने ओवर ईटिंग की, मतलब मोर देन रिक्वायर्ड, कि जितनी आपको रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा आपने खाया, तो आप बीमार पड़ सकते हो, ठीक। तो आप बीमार पड़ सकते हो अगर आपने क्या करा, ओवर ईटिंग की। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है, बिल्कुल है प्रोबेबिलिटी कि अगर आपने खाना ज़्यादा खा लिया, आपने ओवर ईटिंग कर ली तो आप बीमार पड़ सकते हो। या फिर इसका उल्टा हम कह सकते हैं कि अगर आपने क्या करा, आपने अच्छे से खाना नहीं खाया तो भी आप बीमार पड़ सकते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है, बिल्कुल है। तो ऐसे कोई भी एक्शन जो क्या शो करेंगे,
प्रोबेबिलिटी शो करेंगे उसको हम क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे हम ओपन कंडीशन। ठीक, तो कोई भी ऐसी कंडीशन विच शोज प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड ओपन कंडीशन। तो पहली जो हमारी टाइप है कंडीशनल सेंटेंसेस की वो आपको समझ आ गई होगी जहां तक मुझे उम्मीद है। क्लियर। उसके बाद दूसरी जो टाइप है इसका नाम है सेमी क्लोज्ड कंडीशन। अब सेमी क्लोज्ड कंडीशन किस तरह की कंडीशन को कहा जाएगा, तो चलिए सेमी क्लोज्ड कंडीशन बड़ी ही मज़ेदार कंडीशन है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन भी मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि एग्जामिनर अगर कंडीशनल सेंटेंसेस से कभी क्वेश्चन बनाता है तो उसका जो फेवरेट पार्ट है, ठीक, उसका जो फेवरेट पार्ट है वो क्या होता है, वो सेमी क्लोज कंडीशन ही होता है। उसका जो फेवरेट पार्ट है वो सेमी क्लोज कंडीशन ही होता है। यहीं से ही वो आपको बार बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो इसीलिए मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशनल सेंटेंस कंसिडर करता हूँ। ठीक, अब ये होते कैसे हैं, तो चलिए फिर एक स्टोरी समझते हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, है ना। आपने देखा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने मतलब वो सपने देखता था और सपने कैसे देखता था, अनरियलिटी से रिलेटेड, है ना, अनरियलिटी से रिलेटेड सपने देखता था कि काश मैं, वो कहता कि अब मेरे पास सोने की मुर्गी हो, है ना, फिर वो सोने के अंडे देगी, फिर और देगी। तो ऐसे क्या है, मतलब ऐसी अनरियल थिंग्स को इमेजिन कर लेना। मतलब यहाँ पर बात किसकी हो रही होगी, फिर आप इतना तो समझ गए होंगे कि बात किसकी की जा रही है। बात की जा रही है इमेजिनेशन की। किसकी बात की जा रही है, इमेजिनेशन की बात की जा रही है। ठीक, इमेजिनेशन की बात की जा रही है। अब इमेजिनेशन जो है वो कैसी है आपकी, अनरियल है। क्या है, अनरियल, यानी कि अनरियलिटी से रिलेटेड आपकी इमेजिनेशन है। आपकी इमेजिनेशन हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल है। ठीक, तो अनरियलिटी या हाइपोथेटिकल जब हमारी इमेजिनेशन हो और उसमें आपको कोई कंडीशन दिखाई दे, जैसे मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने कहा कि अगर मैं अंतर्यामी होता तो मैं तुम्हारे दिल की बात जान लेता, या फिर अगर मैं अंतर्यामी होता तो मैं तुम्हारा रिजल्ट अभी बता रहा था कि तुम HAS बन पाओगे या नहीं बन पाओगे। ठीक, मैंने क्या कहा, तो ये क्या है, ये ऐसी इमेजिनेशन है जो अनरियल है ना, ऐसी इमेजिनेशन है जो हाइपोथेटिकल है। क्लियर, काल्पनिक है, जिसको क्या कहा जाता है, काल्पनिक है ये। ठीक, तो जब भी ऐसी आपकी काल्पनिक है ना, अब ये मुझे हो सकता है कि ये स्पेलिंग गलत हो, ठीक है, तो आप इमेजिनेशन से याद रखना ना, इमेजिनेटिव है ये। ठीक, तो काल्पनिक है ये और हाइपोथेटिकल या फिर अनरियल सिचुएशन पे बेस्ड। ठीक, तो जब भी कोई आपकी कंडीशन हाइपोथेटिकल हो या फिर अनरियल हो, ठीक, तो उसको क्या कह दिया जाएगा, उसको कह दिया जाएगा सेमी क्लोज्ड कंडीशन। मैंने कहा कि अगर मैं एक जादूगर होता, है ना, अगर मैं एक जादूगर होता तो मैं हर चीज़ को सोने में बदल देता, तो ये भी अनरियल है। मैंने कहा अगर मैं एक पक्षी होता, है ना, तो मैं खुले आसमान में उड़ता। ठीक, या फिर मैं कहूँ कि अगर मैं एक पेड़ होता तो मैं सबको क्या देता, छाया देता, सबको क्या देता, ऑक्सीजन देता। ठीक, तो ये क्या कर ली मैंने, कुछ ऐसी सिचुएशन से इमेजिन कर ली जो आपकी क्या है, अनरियल है। तो इसको क्या कह दिया जाएगा, इसको कह दिया जाएगा क्या, सेमी क्लोज्ड कंडीशन। क्या कह दिया जाएगा इसको, सेमी क्लोज्ड कंडीशन। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप सबको, बहुत बढ़िया। ठीक, उसके बाद थर्ड आती है हमारी क्या, क्लोज्ड कंडीशन। अब क्लोज्ड कंडीशन का मतलब क्या है, इसके ये जो क्लोज्ड वर्ड लिखा हुआ है यहाँ से आप याद रखने की कोशिश करेंगे कि जो क्लोज्ड कंडीशन है इसका क्या मतलब है। क्लोज्ड कंडीशन का मतलब है कि अब सारे रास्ते बंद है, अब कुछ नहीं हो सकता। मतलब क्या है, ये बेस्ड होती है किसी पास्ट एक्शन पे, ये बेस्ड होती है किसी पे पास्ट एक्शन पे, कि कोई पास्ट एक्शन हुआ, ठीक है, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, कांट बी चेंज और कांट बी ऑल्टर्ड, उसमें ऑल्टरेशन नहीं हो सकती। ठीक, मान लेते हैं कि आपने
कोई भी एक हम पास्ट का कोई एक्शन लेकर चलते हैं। मैंने कहा कि आपने पढ़ाई नहीं की और आप फेल हो गए। आपने पढ़ाई नहीं की और आपने मान लीजिए HPAS का एग्ज़ाम दिया आपने 2020 का, और आपने उसमें पढ़ाई नहीं की और आप क्या हो गए, फेल हो गए। अब आप 2022 में सोच रहे हैं कि अगर मैंने उस समय मेहनत कर ली होती तो मैं अभी तक SDM बन गया होता, है ना। मैंने अगर उस समय मेहनत कर ली होती तो मैं अभी तक SDM बन गया होता। आपने ये सोच लिया, ठीक। अब आप किस पे इमेजिन कर रहे हैं, कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ है, कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ है, आप उस पर एक कंडीशन पुट कर रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो मैं ऐसा करता, या फिर अगर ऐसा मैंने कर लिया होता तो ऐसा हो गया होता। तो कोई भी कंडीशन जो आपकी पास्ट एक्शन पे बेस्ड है, ठीक, कोई भी कंडीशन जो आपकी पास्ट एक्शन पे बेस्ड है, उस कंडीशन का नाम क्या हो जाएगा, क्लोज कंडीशन, क्योंकि अब इस कंडीशन को चेंज नहीं किया जा सकता। अब इस कंडीशन को चेंज नहीं किया जा सकता, इस करके इस कंडीशन का नाम क्या बन जाएगा, इस कंडीशन का नाम बन जाएगा क्लोज कंडीशन, क्योंकि अब ये चेंज नहीं हो सकती। आ रही है बात समझ में। तो ये थी हमारी क्या, क्लोज कंडीशन। और उसके बाद है साइंटिफिक फैक्ट, यानी कि हमारी जो फोर्थ कंडीशन है। अब साइंटिफिक कंडीशन का मतलब क्या होगा, ये जो साइंटिफिक कंडीशन होती है ये हमेशा ही बेस्ड होती है आपके साइंटिफिक फैक्ट्स पर, ठीक है, बेस्ड ऑन साइंटिफिक फैक्ट्स, कि जो भी आपके साइंटिफिक फैक्ट्स हैं उन पर बेस्ड रहती है कंडीशन हमेशा। आई बात समझ में। तो यहाँ से आप एक बात समझेंगे कि जब भी मैंने कोई साइंस से रिलेटेड कंडीशन पुट की, मैंने कहा कि अगर आप इलेक्ट्रिक वायर को बेयर हैंडेड पकड़ेंगे तो आपको करंट लग सकता है, ठीक। मैंने कहा कि अगर आप किसी चीज़ को धक्का मारेंगे तो वो आगे की तरफ जाएगी। मैंने कहा कि अगर आप लिटमस पेपर पर एसिड गिरेंगे तो वो रेड हो जाएगा, ठीक। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है, ये सारी जो कंडीशन है किससे रिलेटेड है, साइंटिफिक कंडीशन से रिलेटेड है, यानी कि फोर्थ कंडीशन जो है हमारी उससे रिलेटेड है। क्लियर, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब ये चार कंडीशन समझ लेना ही हमारे लिए काफ़ी नहीं है, हमें जो मेन एसेंस है इसका वो ये है कि इन चार कंडीशंस को अगर हमें लिखना हो तो हम किस तरह से लिखें, इन चार कंडीशंस का अगर हमें स्ट्रक्चर्स बनाना हो, स्ट्रक्चर बनाने हो तो हम किस तरह से इनके स्ट्रक्चर्स बनाएं। क्लियर, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इनके स्ट्रक्चर्स पे बेस्ड आता है। क्वेश्चन कभी भी ऐसा नहीं आता कि जो कंडीशनल सेंटेंस में कि आप कंडीशन पहचान लीजिए कि कौन सी कंडीशन है, इस पे कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन जो आएगा वो आपका कैसे आएगा कि जो आपका कंडीशनल सेंटेंस है उसके स्ट्रक्चर पे। तो आपको क्या करना है, पहले आपको कंडीशन पहचाननी है। जब आप कंडीशन पहचान लेंगे तो आप उसके स्ट्रक्चर देखेंगे कि स्ट्रक्चर सही है गलत है। अब इसी पे बेस्ड आपके ब्लैंक्स में क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि मैंने डिज़ाइन किए ऑलरेडी, आप देख चुके हैं कुछ इस तरह के क्वेश्चन जो हम अभी डिस्कस भी करने वाले हैं, ठीक। लेकिन उससे पहले हमें क्या समझना था कि कंडीशनल सेंटेंसेस के टाइप्स। तो सबसे पहले आप समझ लेंगे टाइप्स। अब टाइप्स में हमने डिफरेंस समझ लिया कि डिफरेंस क्या क्या होता है। अब हमें क्या समझना है कि इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या क्या रहते हैं। अगर हमें स्ट्रक्चर समझ में आ गए तो हमें कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे लिए बड़े ही आसान हो जाएंगे, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन कंडीशन की, और दूसरे इससे भी पहले मुझे एक छोटी सी बात आपको समझानी कि कोई भी जो कंडीशनल क्लोज है, कोई भी जो कंडीशनल क्लोज है, ठीक है, उसमें आपको दो तरह के क्लोजेस जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। कोई भी जो कंडीशनल क्लोज है उसमें दो तरह के क्लोजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। एक आपको कंडीशनल क्लोज देखने को मिल सकता है, ठीक है, एक है आपको कंडीशनल क्लोज देखने को मिलेगा, और दूसरा जो है वो क्या है आपका रिजल्ट क्लोज, ठीक। तो आपको एक कंडीशनल क्लोज और दूसरा रिजल्ट क्लोज, ये क्लोजेस देखने को मिल सकते हैं। अब कंडीशनल क्लोज का मतलब क्या है कि ऐसा सेंटेंस या फिर ऐसा पार्ट सेंटेंस का जिसमें कंडीशन पुट की गई है वो हुआ आपका कंडीशनल क्लोज, और एक ऐसा पार्ट सेंटेंस का जो उस कंडीशन का रिजल्ट बता रहा है। जैसे कि हमने क्या करा था कि अगर मैं मेहनत कर लेता तो मैं पास हो जाता, तो इसमें कंडीशन क्या थी कि अगर मैं मेहनत कर लेता तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कंडीशनल क्लोज। मैं पास हो जाता तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रिजल्ट क्लोज। आ रही बात समझ में। तो ये दो तरह के हैं, कंडीशनल क्लोज एंड रिजल्ट क्लोज। इतनी बात समझ में आई, चलिए बहुत बढ़िया। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैंने दो अलग अलग तरह के आपको यहाँ पर क्लोजेस लिखे हुए हैं, कंडीशनल क्लोज और एक रिजल्ट क्लोज। अब इन दोनों के स्ट्रक्चर्स आपको पता होने चाहिए, ठीक।
अब अगर मैं स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो स्ट्रक्चर्स जो हैं, ठीक, वो स्ट्रक्चर्स किस तरह से होंगे कि जब भी आपकी कंडीशन ओपन कंडीशन होगी जो प्रोबेबिलिटी शो कर रही होगी तो उसका जो स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और इससे पहले समझाना चाहूँगा कि कोई भी जो कंडीशनल क्लोज है आपका, कोई भी कंडीशनल क्लोज है, ठीक, वो हमेशा स्टार्ट किससे होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। वो स्टार्ट हमेशा या तो इफ़ से होगा, या स्टार्ट होगा अनलेस से, या स्टार्ट होगा अनटिल से, या फिर स्टार्ट होगा एज इफ, ठीक, या फिर आपका स्टार्ट होगा सपोज, या फिर आपका स्टार्ट होगा प्रोवाइडेड, ठीक, या फिर आपका स्टार्ट होगा वो एज लॉन्ग एज, या फिर एज सून एज, ठीक है। कुछ इस तरह के आपको वर्ड्स वहाँ पर देखने को मिलेंगे कि जिससे आपके कंडीशनल जो क्लोजेज हैं वो शुरू हो रहे होंगे, ठीक। अब कंडीशनल क्लोज को कई लोग इफ़ क्लोज के नाम से भी जानते हैं क्योंकि उसकी स्टार्टिंग हम जर्नली इफ़ से करते हैं, ठीक, हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभार हम उसकी जो स्टार्टिंग है वो इफ़ से करते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कंडीशनल क्लोज इफ़ से ही शुरू होगा, ठीक। वो शुरू आपका प्रोवाइडेड से भी हो सकता है, वो सपोज से भी हो सकता है, आई विश से भी हो सकता है, वुड दैट से भी हो सकता है, अनटिल, अनलेस, एज लॉन्ग एज सून एज, कुछ भी हो सकता है। क्लियर। तो कंडीशनल क्लोज जो है, सबसे पहली बात आप क्या समझेंगे कि जो कंडीशनल क्लोज है हम इसको मान के चलेंगे इफ़ क्लोज, और मैं इनके साथ जनरली इफ़ पुट करने वाला हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि हर बार इफ़ ही आएगा, ठीक। एक साइन देने के लिए मैं यहाँ पर इफ़ लिखने वाला हूँ। अब इसकी जगह पे कुछ भी आ सकता है जो मैंने आपको वर्ड्स बताया, वुड दैट, ठीक, सपोज, एज इफ, प्रोवाइडेड, एज लॉन्ग एज, अनटिल, अनलेस, एज सून एज, कोई भी वर्ड आ सकता है, ठीक। तो अगर कंडीशन आपकी ओपन है, ठीक, और जो कंडीशनल क्लोज है वो पॉजिटिव है, तो आप उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपके दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं। एक बनता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं और प्लस लगा देते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक। अगर वो नेगेटिव हो तो आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये दो तरह के स्ट्रक्चर आपके बन जाते हैं, ठीक। और जो आपका रिजल्ट क्लोज होता है उसमें आप क्या करते हैं, आप एक लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर आप लिखते हैं शेल, फिर आप लिखते हैं विल, फिर आप लिखते हैं या तो कैन, या फिर आप लिखते हैं मे, ठीक। और इसके साथ लिखते हैं आप क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट। इन चारों में से आपने कोई एक यूज़ करना है, या तो शेल यूज़ करेंगे, या विल यूज़ करेंगे, कैन यूज़ करेंगे, मे यूज़ करेंगे। इन चारों में से कोई एक यूज़ करेंगे और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक। चारों में से कोई एक यूज़ करेंगे और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और फिर क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक। जैसे मान लो मैंने कहा इफ़ ही विल नॉट वर्क हार्ड, if he will not work hard, he can't pass the एग्जाम, ठीक। कि अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो एग्जाम पास नहीं कर सकता। अब इसकी प्रोबेबिलिटी है, बिल्कुल है, तो कंडीशन ओपन हुई ऑब्वियसली, ठीक। अब यहाँ पर क्या है कि कंडीशन ओपन है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कंडीशनल क्लोज पहचानना है कि हमने यहाँ पर ये कंडीशनल क्लोज पहचान लिया जी, ठीक। अब ये जो कंडीशनल क्लोज है इसको हमने यहाँ पर लिख भी दिया क्या कि कंडीशनल क्लोज, हमने क्या लिख दिया इसको, कंडीशनल क्लोज, ठीक। उसके बाद है ही कांट पास द एग्जाम, तो ये क्या आ जाएगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा, तो हमने क्या लिख दिया इसको, रिजल्ट क्लोज लिख दिया। क्या लिख दिया हमने इसको, रिजल्ट क्लोज लिख दिया, ठीक। अब आपको क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है कि जो कंडीशनल क्लोज है क्या उसका स्ट्रक्चर सही है, जो रिजल्ट क्लोज है क्या उसका स्ट्रक्चर सही है, ठीक। तो हमने अभी पढ़ा था कि जो आपका कंडीशनल क्लोज होता है उसमें जो आपकी ओपन कंडीशन है उसमें जो कंडीशनल क्लोज होता है उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या यूज़ करा हुआ है, फ्यूचर यूज़ करा होता है, ये हो जाएगा गलत, ठीक। तो हम क्या कर देंगे, इफ़ ही
डज नॉट, क्योंकि ही शी इट के साथ डज लगता है। ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी कैंडिडेट को नहीं पता तो एक बार डू डज का डिफरेंस आप खुद भी जान लेंगे। डू जो है आई वी यू दे इनके साथ यूज़ किया जाता है, और डज जो है वो यूज़ किया जाएगा ही के साथ, शी के साथ, इट या फिर कोई भी नेम, ठीक नेम जो सिंगुलर फॉर्म में इनके साथ यूज़ किया जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर गलती क्या होगी, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था इफ़ ही डज नॉट वर्क हार्ड ही कांट पास द एग्जाम, ऐसा होना चाहिए था। तो ऐसे ही है। अब यही कॉन्सेप्ट जो है वो ब्लैंक में पूछ लिए जा सकते हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन डिज़ाइन करें। जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब आपको ये अच्छे से बात समझ में आ भी जाएगी। ठीक, अब कई बार क्या होगा कि वो इसको सही रखेगा लेकिन उसको गलत कर देगा। ठीक, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो आपका कंडीशनल क्लोज और रिजल्ट क्लोज है इनका स्ट्रक्चर जो है वो सही होना चाहिए, क्योंकि गड़बड़ी जो है वो स्ट्रक्चर में करेगा, जो ब्लैंक्स बनाएगा वो भी स्ट्रक्चर से बनाएगा। तो मुश्किल कुछ नहीं है, जैसे कि मैं आपको कई बार ऑलरेडी समझा चुका हूँ, आज फिर मैं आपको समझाता हूँ कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है उसको इम्प्रूव करना है। यकीन मानिए कि अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एक बार इम्प्रूव हो जाए ना, तो कोई भी एग्ज़ाम आपको डरा नहीं सकता। कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी, हाँ सही बोल रहा हूँ मैं, कोई भी एग्ज़ाम आपको डरा नहीं सकता, कोई भी एग्ज़ाम। ठीक, तो यही मेरी कोशिश रहती है कि मैं जितना भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, उसके दौरान मैं आपके जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है उस पर वर्क कर पाऊँ, और आप लोग मेरे साथ साथ, मेरी हेल्प के साथ साथ, ठीक है, मेरी जिसको बोल सकते हैं कि मैं एज अ फैसिलिटेटर ही हूँ आपके लिए, तो मेरी गाइडेंस में आप लोग क्या कर पाए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को गेन कर पाए। ठीक, तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। देखिए, तो जैसे मैं एक एग्जांपल और भी यहाँ पर लिख देता हूँ। कई बार क्या होता है कि बच्चे कुछ अलग तरीके से ही इंग्लिश लैंग्वेज को समझ रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। तो मैं एक चीज़ आपको और समझाता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि कंडीशनल क्लोज हमेशा पहले ही आएगा। हो सकता है रिजल्ट क्लोज पहले आ जाए, कंडीशनल क्लोज उसके बाद लिखी जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, जैसे मैं कहूँ कि आई विल गिव हिम some money, I will give him some money if he will ask me for help। ठीक, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक सेंटेंस है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको कंडीशनल क्लोज और रिजल्ट क्लोज ये दोनों पहचानने हैं। तो यहाँ पर जो रिजल्ट क्लोज है वो मैंने पहले लिख दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि आपका जो सेंटेंस है वो गलत हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपका जो सेंटेंस है वो गलत हो गया। आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि रिजल्ट क्लोज और कंडीशनल क्लोज ज़रूरी नहीं है कि वो फिक्स्ड है। रिजल्ट क्लोज पहले भी आ सकता है, रिजल्ट क्लोज बाद में भी आ सकता है। ठीक, कंडीशनल क्लोज पहले भी आ सकता है, कंडीशनल क्लोज बाद में भी आ सकता है। तो इसमें कंडीशनल क्लोज बाद में रखा गया। अब फिर से वो गलती हुई है जो हमने लास्ट क्लास में, लास्ट एग्जाम्पल में समझी थी। ठीक, तो विल नहीं आएगा, क्या हो जाएगा, इफ़ ही आस्क्स मी फॉर हेल्प। ठीक, तो ऐसे मैं आपको और भी समझाता चलूँगा, ऐसे और भी एग्जांपल्स है जो मैं आपको समझाता चलूँगा। फिलहाल आपको ये पॉइंट आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इससे नेक्स्ट जो है आपको करना क्या है, देखिए आपको ये जो स्ट्रक्चर्स है इन पे अपनी कमांड बनानी है कि आपके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं। अगर इन पे आपकी कमांड बन गई तो स्ट्रक्चर्स आपके अगर आपकी पकड़ में आ गए तो क्वेश्चन ईजी हो जाता है हमारे लिए। ठीक, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं हमारी सेमी क्लोज कंडीशन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जी इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि ये क्या है, इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। क्या है ये, इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। तो चलिए समझते हैं सेमी क्लोज कंडीशन। जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं मैंने क्या लिखा है कि सेमी क्लोज कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है विच शोज इमेजिनेशन, अनरियलिटी, हाइपोथेटिकल। तो इमेजिनेशन होती है अनरियल थिंग्स पे या हाइपोथेटिकल थिंग्स पे। ठीक, तो उस पर इमेजिनेशन है ये आपकी। अब सेमी क्लोज कंडीशन और सेमी क्लोज कंडीशन में दो तरह के आपके क्लोजेज इसमें भी देखने को मिलेंगे, एक कंडीशनल क्लोज और एक रिजल्ट क्लोज। दो तरह के क्लोजेज आपको देखने को मिलेंगे। अब सेमी क्लोज कंडीशन में आपको एक कंफ्यूजन रहेगी कि इसके जो कंडीशनल क्लोज है वो दो अलग अलग तरह के होते हैं। इसके जो कंडीशनल क्लोजेज हैं उसकी दो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स होती हैं। वो कैसे, एक होगी आपकी जो होगी आपकी पर्सोनिफिकेशन बेस्ड, जिसमें पर्सोनिफिकेशन की बात की जाएगी, और दूसरी होगी आपकी नॉन पर्सोनिफिकेशन। एक होगी आपकी पर्सोनिफिकेशन और दूसरी क्या होगी आपकी
नॉन पर्सोनिफिकेशन। अब यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का देखिए, ऐसे लिटरल जो मीनिंग है पर्सोनिफिकेशन का वो कुछ डिफरेंट होता है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि जब हम किसी नॉन ह्यूमन थिंग में, ठीक है, हम ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर दे तो फिर क्या होता है, उसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस मतलब को मॉडिफाई करूँगा, इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा और कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए मैं पर्सोनिफिकेशन की एक नई डेफिनेशन दूंगा। वो डेफिनेशन क्या है उसको ध्यान से सुने कि जब भी हम किसी एक कैरेक्टर को किसी दूसरे कैरेक्टर में एज्यूम कर ले, इस चीज़ को याद रखेंगे कि जब भी हम किसी एक कैरेक्टर को किसी दूसरे कैरेक्टर में एज्यूम कर ले, ठीक है, तो उसको कहा जाएगा क्या, पर्सोनिफिकेशन। जैसे मैंने कहा कि एक पत्थर है मान लीजिए, ठीक है, मैंने कहा कि अगर ये पत्थर एक पहाड़ होता तो मैंने क्या समझा कि ये जो पत्थर है इसको क्या समझ लिया मैंने, पहाड़ समझ लिया। ये जो पत्थर है इसको क्या समझ लिया मैंने, पहाड़ समझ लिया। तो ये पर्सोनिफिकेशन होगी। मैंने समझा कि अगर ये इंसान एक पक्षी होता तो मैंने इस इंसान को क्या समझ लिया, पक्षी समझ लिया। तो ये क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन होगी। ठीक, फिर मान लीजिए मैंने कहा कि ये जो फ़ोन है, ठीक है, ये एक बॉम्ब होता है तो ये भी क्या होगी, पर्सोनिफिकेशन। मतलब जब हम किसी एक आइडेंटिटी को किसी दूसरी आइडेंटिटी में एज्यूम कर ले, किसी एक आइडेंटिटी को किसी दूसरी आइडेंटिटी में एज्यूम कर ले, ठीक, तो उसको क्या कह दिया जाएगा, हमारी भाषा में, कंडीशनल सेंटेंसेस की भाषा में उसको कह दिया जाएगा पर्सोनिफिकेशन। और दूसरी है हमारी नॉन पर्सोनिफिकेशन, जिसमें एक आइडेंटिटी को दूसरी आइडेंटिटी में एज्यूम नहीं किया जा रहा होगा, इमेजिनेशन किसी और अनरियलिटी पे बेस्ड होगी। क्लियर? तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जब भी पर्सोनिफिकेशन की बात होगी तो उसको आपने किस तरह से टैकल करना है। तो देखिए, मैं पर्सोनिफिकेशन का स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं ऊपर लिख भी देता हूँ यहाँ पर, पर्सोनिफिकेशन, ठीक। तो पर्सोनिफिकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है आपका, कि जो इफ आएगा उसके बाद क्या आएगा आपका, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता, सब्जेक्ट आपका आई है, वी है, यू, दे, ही, शी, इट, कोई नेम, डजंट मैटर, कोई भी सब्जेक्ट लिखा हो, आपको वर्ब सिर्फ एक ही यूज़ करनी है, दैट इज वर्ब। सिर्फ और सिर्फ आप इसी का यूज़ करेंगे, बाकी किसी दूसरी वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। और उसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो आप लिख देंगे। ठीक, इसका जो कॉम्प्लीमेंट है उसको आप लिख देंगे। ठीक, और जो आपका रिजल्ट क्लोज होगा उसमें क्या करेंगे आप, रिजल्ट क्लोज में आप लिखेंगे एक सब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद फिर आप लिखेंगे या तो कुड, या फिर आप लिखेंगे क्या, वुड, या तो लिखेंगे कुड या लिखेंगे वुड, या फिर क्या लिख देंगे आप, माइट लिख देंगे, या तो कुड या वुड या माइट, तीनों में से कोई एक लिख देंगे। और फिर उसके बाद आप लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहीं पे बच्चों को कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट होती है, यहीं पे एस्पिरेंट्स जो है गलतियां करके आते हैं। तो तीनों में से कोई एक लिखना है, या तो आप कुड लिख सकते हैं, या वुड लिख सकते हैं, माइट लिख सकते हैं, तीनों में से कोई एक लिखेंगे। और फिर क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, और फिर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे और फिर क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तीनों में से कोई एक लिख के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लिख दिया जाएगा। क्लियर? अब जो नॉन पर्सोनिफिकेशन होगी, ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो मॉडिफिकेशन की जाएगी वो कंडीशनल क्लोज की जाएगी, रिजल्ट क्लोज उसका सेम ही रहता है नॉन पर्सोनिफिकेशन में। ठीक, जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ पर लिखा कि नॉन पर्सोनिफिकेशन में आप क्या करेंगे कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपने लिख दिया और उस सब्जेक्ट के बाद वर्ब ही यूज़ करेंगे। आप क्या यूज़ करेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आप क्या यूज़ करेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे और उसके बाद आप लिख देंगे एक ऑब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और एक ऑब्जेक्ट। और आप में से काफ़ी स्टूडेंट समझ गए होंगे कि स्ट्रक्चर किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट का है। और जो आपका रिजल्ट क्लोज होगा वो सेम होगा। ठीक, रिजल्ट क्लोज है वो सेम है, जो आपका पर्सोनिफिकेशन में था वही आपका नॉन पर्सोनिफिकेशन में भी रिजल्ट क्लोज सेम ही रहेगा। ठीक, देखिए पर्सोनिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा इफ आई वॉज अ ट्री, इफ आई वॉज अ ट्री, ठीक है, इफ आई वॉज अ ट्री
आई वुड गिव ऑक्सीजन, आई वुड गिव ऑक्सीजन टू एवरीवन, आई वुड गिव ऑक्सीजन टू एवरीवन। ठीक, अब यहां पर क्या करा मैंने कि मैंने खुद को क्या मान लिया, एक ट्री मान लिया। खुद को क्या मान लिया मैंने, ट्री मान लिया, पर्सोनिफिकेशन होगी। अब जब भी पर्सोनिफिकेशन होगी तो जो आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद आप कभी भी कोई दूसरी वर्ब नहीं लिखेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सी वर्ब लिखनी है, वर लिखनी है। तो आपका राइट सेंटेंस क्या होना चाहिए था, इफ आई वर अ ट्री, इफ आई वर अ ट्री आई वुड गिव ऑक्सीजन टू एवरीवन, इफ आई वर अ ट्री आई वुड गिव ऑक्सीजन टू एवरीवन। ठीक, अब हो सकता है वो इस तरह से क्वेश्चन को दे दे कि इफ ही वर एन एनिमल, if he were an animal he would या he will live in forest। ठीक, वो क्या कह रहा है कि if he were an animal he will live in forest। तो हो सकता है यहां पे गलती कर दे, यहां पर आपका कंडीशन क्लोज सही है लेकिन रिजल्ट क्लोज में गलती कर दी, तो आपको यह जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो ही मेन है। इस चीज को आप याद रखें कि जो आपका स्ट्रक्चर है ना वो मेन है। स्ट्रक्चर अगर आपका सही है तो फिर आपका सेंटेंस सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्लियर। अब नॉन पर्सोनिफिकेशन का भी एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। ठीक, अब नॉन पर्सोनिफिकेशन का जो एग्जांपल है वो कुछ इस तरह से, जैसे मैंने कहा इफ ही हैज सम मनी, इफ ही हैज सम मनी ही could buy food for him, food for him। मैंने कहा कि अगर उसके पास पैसे होते, मान लीजिए कोई भिखारी है और मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने कहा कि अगर उसके पास पैसे होते, कुछ पैसे होते तो अपने लिए खाना खरीद लेता। अब यहाँ पर ये जो पर्सोनिफिकेशन की बात नहीं करी है, मैंने ये नहीं कहा कि जो आदमी है वो पैसा होता, मैंने ये नहीं कहा है। मैंने कहा कि अगर इसके पास पैसे होते, तो ये इमेजिनेशन तो है लेकिन पर्सोनिफिकेशन से रिलेटेड नहीं है, तो हमें क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हैज़ की जगह पर हैड लिख देंगे, हैज़ की जगह पर क्या लिख देंगे, हैड लिख देंगे। क्लियर। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस जो हैं वो बनेंगे। ठीक, ऐसे ही हमारे क्लोज कंडीशन होगी, ऐसे ही हमारी क्या होगी, साइंटिफिक कंडीशन होगी। ठीक, तो ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस है, इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमें समझने हैं। ठीक, लेकिन आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। इसी सीरीज़ को या इसी चैप्टर को अपने जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज का, उसमें इसको कवर करेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं वो हम करेंगे। यकीन मानिए नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये सारे क्वेश्चंस बड़े इजी लग रहे होंगे ये समझने के बाद, और आप बड़े इजीली इन चीज़ों को कर भी पाएंगे। क्लियर। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।